एक बात तो क्लियर थी कि ये रास्ता लंबा चलने वाला है, इसलिए कभी ये नहीं रहा कि सफलता बस आज मिल जाए कल मिल जाए। तो हर किसी को दिख रहा है कि सिलेक्शन हो गया है, लेकिन वो किसी को नहीं पता कि सिलेक्शन के पीछे की कहानी क्या है। पिताजी कहते हैं देखो या तो तुम वहाँ की जगह एसी में बैठ के पढ़ लो, सही है। या फिर यहाँ धूप में खेती में काम कर लो। एमपीपीएससी और यूपीएससी को कोई ब्रिलियंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक साधारण व्यक्ति है, सामान्य है, आप पढ़ने की समझ, आप पढ़ सकते हो, आराम से मेहनत कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एक दुख बहुत बड़ा था कि हम घर से निकले हैं। पहली बार जब घर से निकले थे तो ऐसा लगता था कि हम क्यों ही जा रहे हैं, क्या ही कर लेंगे। जब घर से आने का तो हम ऐसा था कि रोज शाम को रोते थे तीनों कि यार हम यहाँ रह रहे हैं, ना खाने ना ढंग से हमसे खाना बनाते आता था। ऐसे दिन गए, महीने महीने ऐसे गुजरे कि हमने दोनों टाइम खिचड़ी खाई है, और जब चावल भी खत्म हो जाते थे दोनों टाइम हमने दलिया खाया है। मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन या तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लगातार एमपीपीएससी जो 2024 में सिलेक्टेड है उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं बैक टू बैक। आज हमारे साथ में एक ऐसी ही मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी होने वाली है। मैं उनका परिचय देने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि एक आपने स्टोरी सुनी होगी मध्य प्रदेश से मनोज सर की, सुना होगा आपने, 12th फेल कहानी जिनकी थी उनके बारे में। ऐसी ही कुछ स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट टाइप से, लेकिन वही मनोज उस टाइप से हमारे साथ में एक और मनोज होने वाले हैं। उनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है एमपीपीएससी की फील्ड में। उन्होंने लगातार 9 प्रीलिम्स, 7 मेंस, 7 इंटरव्यू दिए हैं, जिसके बाद फाइनली 7वें इंटरव्यू में उन्होंने सफलता हासिल की है। इसके बीच में काफी सारा संघर्ष भरा जीवन रहा है उनका। ये एमपीपीएससी 2024 का एक सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी मिलने वाली है आपको। मैं इसलिए क्योंकि लगातार काफी वर्षों से इनका संघर्ष चल रहा था इस फील्ड में, और फाइनली आज बोला जा सकता है 2025 में इनको ये सफलता हासिल हुई है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा कि कैसे आपको नोट्स बनाना चाहिए, कैसे आंसर राइटिंग करना चाहिए, क्या उनकी स्टोरी रही है पूरी, ये सफलता का राज, सारा कुछ आपको मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको जैसे कि नोट्स वगैरह टेस्ट कॉपी दिख रही होगी, आपको वहाँ पर सारा ये चीजें आपको मिलने वाली है। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। मनोज भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू अर्जुन भाई। कहाँ से शुरुआत हुई थी एमपीपीएससी की? मेरा नाम मनोज पाल है। एमपीपीएससी 2024 में एडी फाइनेंस का पद मुझे प्राप्त हुआ है। मैं ग्राम खपरिया, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद से आता हूँ। हमारे शहर को मां नर्मदा का विशेष आशीर्वाद है। मैं एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार से आता हूँ, जिसमें पिताजी के पास बहुत ही कम जमीन में, हम कह सकते हैं कि इतना है कि केवल हमारी पूर्ति हो जाती है। तो उस बैकग्राउंड से चारों बच्चों को पढ़ाना और उन सबकी सारी जरूरतें पूरी करना निश्चित रूप से बहुत कठिन सफर रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत, त्याग, समर्पण से हम चारों बच्चों को पढ़ाया है, और बहुत ही हम चारों बहन भाई चारों पीजी हैं, और जिसमें से अब पहली सफलता मुझे मिली है। आगे आने वाले भाई बहन भी निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। उसके बाद मैं 12वीं तक की कक्षा जो है अपने गाँव में ही पढ़ाई की। बहुत एवरेज स्टूडेंट था मैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 10वीं में मेरे मात्र 58% और 12वीं मात्र 50% के साथ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर जब होशंगाबाद आया तो मैंने यहाँ देखा कि गांव से निकलकर शहर क्यों आया हूँ मैं, और मुझे अब आगे क्यों बढ़ना चाहिए, इसका ठोस कारण मेरे पास था। और मुझे पीएससी की तैयारी या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों करनी चाहिए, उसका भी कारण मेरे पास था। इसलिए इतने लंबे संघर्ष के बाद भी मैं कभी टूटा नहीं। कुछ नकारात्मकताएं आती हैं, कुछ लो फील करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ठोस कारण है तो निश्चित रूप से आप लंबी जर्नी चलते रहेंगे और एक दिन सफलता को प्राप्त। लगातार शायद आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जो है 10 साल के आसपास हो गया होगा एमपीपीएससी की फील्ड में। अभी तक जितने भी पॉडकास्ट लिए मैंने, इतना समय वाले कोई भी नहीं मिले स्टोरी वाले। कैसे मैंने, मतलब कितना ये जो स्ट्रगल रहा है आपका, जो पीएससी की शुरुआत थी आपने, पहले तो इसका बता दीजिए, फिर हम स्ट्रगल फेज पे आते हैं कि क्या कुछ हुआ सिलेक्शन के पहले। तो शुरुआत का ऐसा है कि मेरे भैया हैं मौसी जी के लड़के, तो वो नीतीश भाई, वो तैयारी करते थे, तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी अपनी कॉलेज के साथ साथ तैयारी करूं। तो जब मुझे चीजें जानने का मौका मिला तो मैंने पहले वनडे के एग्जाम की तैयारी शुरू की। ठीक है। लेकिन वो मेरी प्रकृति के अनुसार नहीं हो रहा था। तो मुझे जो है चीजें जानने में ज्यादा रुचि थी, जैसा कि जीएस पढ़ने में होता है कि सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट में। तो उस क्षेत्र में मुझे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का फिर इंटरेस्ट जागा, तो मैंने फिर पीएससी की तैयारी शुरू की। तैयारी जो की थी आपने, आपका ही इंटरेस्ट था पूरी तरह से इसमें, मतलब आपको ही पता चला था एमपीपीएससी के बारे में, या जैसे कोई दोस्त लोग कर रहे हैं उसके बेसिस में आपने स्टार्ट किया था कि ये भी कर रहे हैं, या फिर इसमें कुछ बड़ा है, अच्छा पोस्ट है, सम्मान मिलेगा, और जो पीएससी में आते हैं तो एक अलग ही वाइब रहती है? नहीं, सबसे पहले तो मेरा इंटरेस्ट ही था, जो जैसा एमपीपीएससी का सिलेबस था उस हिसाब से तो मेरा इंटरेस्ट ही था कि मुझे ये चीजें पढ़ने में मजा आ रहा है। बाकी मुझे बहुत पता नहीं था कि पीएससी के बारे में एक्चुअल क्या होता है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, मैं इसको पढ़ूं।
अच्छा, तो कोचिंग से स्टार्ट किया था या फिर खुद से पढ़ाना स्टार्ट किया था पहले? नहीं, कोचिंग थी हमारी होशंगाबाद में, साईं एकेडमी थी। हाँ। ओम नारायण भैया हमारे हैं, वो ओके। वर्तमान में एसडीएम है और उनकी भी लंबी जर्नी रही है, हाँ। तो उनसे इंस्पायर थे। और हमारे साथ के जो साईं एकेडमी के बहुत सारे भैया लोग हैं, अलग अलग जगह वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन उनके संघर्ष को देखते हुए एक बात तो क्लियर थी कि ये रास्ता लंबा चलने वाला है। सही है। इसलिए कभी ये नहीं रहा कि सफलता बस आज मिल जाए कल मिल जाए, ऐसा कभी नहीं रहा। ये था कि हाँ, कुछ बड़ा है तो फिर बड़ा समय भी लगेगा। जैसे हमारे ओम भैया कहते थे कि मकान बनाने में समय नहीं लगता, महल बनाने में समय लगता है। तो वही आज आपको पहले लग रहा था कि इतना समय लगेगा, वही आपके साथ में हुआ और प्रूफ भी कर दिया आपने कि अगर समय लगा है तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा ही, जो कि आपको मिला है। ये तो अर्जुन भाई आपने भी सुना होगा कि जब व्यक्ति के अहम पे बात आ जाती है, ऐसा कि वसीम बरेलवी साहब ने कहा है कि उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कि आप समाज में, आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आपका कोई महत्व है, उसको आपको स्वयं ही अपने पौरुष से दिखाना होता है। ये भाग्य है और ये आपका पौरुष है, तो आपको सिद्ध करके बताना होगा। मुझे लगता है कि आपको एमपीपीएससी के अलावा एक वक्ता जो है वो भी बेहतर तरीके से आप जो चीजें डिलीवर करते हैं, क्या बोलते हैं, शायर, वो भी आपके अंदर एक दिख रहा है मुझे। ये जर्नी में ऐसा ही होता है अर्जुन भाई कि हम छोटी छोटी चीजों को एनालिसिस करना सीखते हैं। जब हम तैयारी करते हैं तो हम ये जानते हैं कि केवल आपको पढ़ के याद करने से नहीं होगा, अब आप कुछ समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो मैं हर छोटी चीज को महसूस करता था, उसको समझता था, बारीकी से विश्लेषण करता था कि कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है और इसका अलग मतलब क्या हो सकता है। पढ़ रहे हैं तो एक तथ्यात्मक जानकारी के अलावा इसकी में क्या हो सकता है, ये हमको हमारी तैयारी सिखाती है। मतलब कह सकते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ने तक ही सीमित ना रखें, मतलब उसको ऑब्जर्व करें, देखिए, उसमें कहीं भी आप किसी से मिलने भी जा रहे हैं तो बस मिलने के पर्पज से ना जाए, हाँ। कुछ ना कुछ लेके आए उनसे। जैसे आपसे मैं मिल रहा हूँ, पॉडकास्ट के लिए आए हैं, बट हो सकता है मुझे कुछ ना कुछ आपसे मिल जाए कि कुछ ऐसी चीजें ना करूं जो आपने करी हो। ऐसी कुछ चीजें बताइए जो प्रिपरेशन के दौरान हुई हो, स्ट्रगल फेस में, क्योंकि आज तो हर किसी को दिख रहा है कि सिलेक्शन हो गया है जी। लेकिन वो किसी को नहीं पता कि सिलेक्शन के पीछे की कहानी क्या है। हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, सबसे पहले तो अगर आपने लोगों का रिजेक्शन सहा है, बहुत सारी जगह से आपको निकाला गया है, तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मैं 10वीं में बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद मात्र 58% बना पाया, 12वीं में बहुत कोशिश करने के बाद मात्र 50% बना पाया, तो मुझे लग रहा था कि 12वीं के बाद अब करियर खत्म है, अपन पास भी नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर जब उससे निकला तो मुझे अब पता चल चुका था कि अब अपने को किस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे लगा कि ऐसे अगर करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं तो वैसे कुछ नहीं होगा। जैसा मैंने अपने पिताजी के साथ देखा है कि खेती से बहुत कम आउटपुट मिलने के बाद भी उनकी मेहनत लगातार बढ़ती जाती थी। तो इतना इस समय में वही हुआ कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैं अपनी मेहनत को और बढ़ा रहा था, क्योंकि मुझे मोटिवेशन वहां से मिल रहा था कि आप एक सामान्य परिवार से आते हैं, जहां गांव में, शहर में, समाज में आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई आपको सुनता नहीं है। वहां से आप दिखा सकें कि आप भी इंसान हैं, आप भी कोई महत्व रखते हैं। तो मुझे यह था कि अपने पिता की जिस तरह के वो साधारण सरल व्यक्तित्व हैं, लोगों के प्रति बहुत अच्छा सोचते हैं, उनका व्यक्तित्व समाज के सामने आए और लोग हमारे परिवार को और हम जैसे लोगों को जाने, ये मेरी बहुत आशा थी, इसलिए मैं इस फील्ड में। अच्छा, घर जब जाते थे पहले आप, पहले जितना एक क्रेडिट मिलता था आपको और अब जो क्रेडिट मिलता है, क्या कुछ बदला उस क्रेडिट में? सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि यहाँ जो जैसे होशंगाबाद में भी हमारे यहाँ और इंदौर में बच्चे रहते हैं, वो घर जाते हैं यहाँ से बोर होके। मैं और मेरे जैसे लोग कई घर जाते हैं मोटिवेट होने के लिए। हम यहाँ पढ़ाई नहीं होती तो हम घर जाके देखते हैं कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए। तो मुझे वहां जाके पता लगता था कि पिताजी कहते हैं देखो, या तो तुम वहां की जगह एसी में बैठ के पढ़ लो, सही है, या फिर यहाँ धूप में खेती में काम कर लो। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि आपको यहाँ काम नहीं करना है, आपको वहां जाके पढ़ना है। तो जो भी काम करो जीवन में बहुत बेहतर करना। एक चीज समझ में आई मेरे को आपको देखते हुए, आप एवरेज स्टूडेंट रहे। परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए, बिल्कुल 10th में भी आपने बताया 58 और 50 में 50, 12वीं में 50। अच्छा, और ग्रेजुएशन वगैरह में? ग्रेजुएशन में ठीक है 60% बन गया। अच्छा, मतलब धीरे धीरे फिर आपने सुधार हुआ। एक चीज कह सकते हैं कि इसमें कोई एमपीपीएससी और यूपीएससी को कोई ब्रिलियंट होने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक साधारण व्यक्ति सामान्य है, आप पढ़ने की समझ, आप पढ़ सकते हो, आराम से मेहनत कर सकते हो, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। प्रतिभा जो है वो हो सकता है किसी अपवाद स्वरूप जन्मजात होती हो, लेकिन अगर आप अपने को समझते हैं तो निश्चित रूप से खुद पे विश्वास रखते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, इस जर्नी में कुछ लगता होगा ना आपको, क्यों टाइम लगा? वैसे सबसे बड़ा रीजन अगर उठाएं आप पे बात, हाँ। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, किसी का फर्स्ट में हो रहा है
जैसे अभी हर्षिता जो फर्स्ट में हुआ है या फिर बिल्कुल। सेकंड में हुआ, जो आपका इतना समय लगा, हाँ। क्यों लगा? मेरा क्वेश्चन क्यों, कहाँ गलतियां हुई थी, ताकि आप इन लोगों को बताएं ताकि ये कुछ गलतियां ना करे और कम समय में ये चीजें कर सकें। सबसे पहले ये था कि हमारा नौकरी लगना हमारा था, पीएससी लक्ष्य नहीं था। ओके। तो हम जैसे प्री आ गए तो प्री पढ़ लिए, मेंस आ गए तो मेंस पढ़ लिए। उसके बाद अब नहीं है कि हम साल भर मेंस की ही तैयारी करेंगे। अब हमारे पास वनडे एग्जाम होता था तो हम उसकी तैयारी करते थे, तो लगातार भटकाव जीवन में बना हुआ था। अगर निश्चित रूप से किसी के पास एक टारगेट है तो वो कर लेगा। अब जैसे मैंने लगभग 4 से 5 व्यापम के पेपर निकले हैं, मेरा पॉलिटिकल साइंस में JRF है, अभी 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, दोनों के इंटरव्यू कॉल है मेरे पास। और लगातार इधर 9 प्री 8 मेंस और 7 इंटरव्यू दिए हैं। तो इसका कारण ये था कि वो एक फोकस वाला जो था शुरू में वो नहीं था कि हम वनडे भी देना है। फिर जो भी वैकेंसी आई, हम पहला उद्देश्य नौकरी लगना था, क्योंकि आप जब ऐसे सामान्य परिवार से आते हैं तो आपका एकमात्र उद्देश्य होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना कुछ नहीं है। मैंने जो गलती की है, भटकाव था कि नौकरी लगना। अगर किसी व्यक्ति का एक उद्देश्य है पीएससी, वो कर सकता है। दूसरा, मेरा सबसे बड़ी मेरी गलती है कि डर था, मैं बहुत बाद में अपने डर से जीत पाया। तो जो व्यक्ति डरेगा वो निश्चित रूप से नहीं कर पाएगा। तो आपको अपने डर को सबसे पहले हराना है। डर कैसा था आपका? डर ये था कि मैं बहुत पढ़ने में एवरेज हूँ, बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आता हूँ, तो क्या मैं इतनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ या ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, हमारे जो सीनियर्स थे बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत प्रतिभावान थे, तो मुझे लगता था कि जब इन लोगों का नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा, एक वो था। दूसरी चीज ये थी, इतने लंबे समय तक हम सस्टेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें। एक चीज मुझे समझ में आई, कंपैरिजन। मतलब आपने कंपैरिजन किया दूसरों से, तो उसके बेसिस में भी हो सकता है कि आप कंपैरिजन ना करें किसी से भी, हाँ। कि वो कम है या फिर मैं कम हूँ या फिर मैं ज्यादा हूँ या कम। आप अपना खुद में ही आप काम करिए तो आप बेहतर कर सकते हैं। हाँ, और ये चीज अर्जुन भाई मुझे बहुत बाद में समझ में आई। लगभग मैं अपने 21 के मेंस देने के बाद, 21 के मेंस का रिजल्ट आया था, उस समय मैं अपनी सारी जो जितनी भी मेरी कमजोरियां थी, 21 के मेंस के रिजल्ट के बाद मैंने अपनी सारी कमजोरियों पे लगभग विजय पा ली थी। कि मैं अब ओवरथिंक नहीं करता था, मैं अब डरता नहीं था, मैं अब हमेशा खुश रहता था, मैं अब परिणाम की चिंता नहीं करता था, केवल काम करता था। मैं ऐसा था कि मैं अपने आप को दूसरों में ढूंढने की कोशिश करता था। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा होशंगाबाद में, इंदौर में, तो इनके साथ टाइम स्पेंड करना और पढ़ाई करना, पढ़ाई के अलावा भी जो चीजें सीख सकते हैं अपन, उसमें मैं अपने आप को ढूंढने लगा। अब आते हैं हम, आपने कोचिंग का बताया था कि होशंगाबाद से की। हाँ। वहाँ का कैसा क्या था आपका पढ़ने का, और कैसे क्या स्टार्ट किया था, देन फिर इंदौर कब आना हुआ, इसके बारे में हम बात करें। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैं 12वीं का रिजल्ट आया, उसके बाद 27 मई 2013 को हम होशंगाबाद शिफ्ट हो गए थे। तो वो डेट आज भी याद है। हम 3 दोस्त आए थे, पवन, अनिल और मैं। हम आए और हमने देखा कि यहाँ होशंगाबाद जो है हमारे गांव से बहुत अलग है। लेकिन एक दुख बहुत बड़ा था कि हम घर से निकले हैं। तो पहली बार जब घर से निकले थे तो ऐसा लगता था कि हम क्यों ही जा रहे हैं, क्या ही कर लेंगे। जब घर से आने का तो हम ऐसा था कि रोज शाम को रोते थे तीनों कि यार हम यहाँ रह रहे हैं, ना खाने, ना ढंग से हमसे खाना बनाते आता था, ना और काम होते थे। तो ये था। उसके बाद फिर जब तो हम होशंगाबाद सबसे पहले 27 मई 2013 को आए। हमने सबसे पहले 3 लोग आए थे, अनिल, पवन और मैं। हमने एक रूम लिया 1500 का, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि अपने घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम उस किराए को 1500 रुपए पर महीने को भी अफोर्ड कर सकें। तो उसके बाद जो है फिर मैंने सोचा कि एक हॉस्टल थी कॉलेज में जिसमें मैं पढ़ता था, NMB कॉलेज, वहाँ हॉस्टल ले ली, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। लगभग 2000 रुपए साल भर के लगते थे उसमें। वहाँ रहे, वहाँ इतने सारे दोस्त मिले। जैसे सबसे हमारे हॉस्टल के अभिभावक हैं लालू भैया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और ऐसा माहौल दिया कि हम तैयारी कर सकें। उसके बाद बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बहुत सारी जगह चयनित हो चुके हैं और अभी भी कुछ लोग स्ट्रगल में हैं, तो उनका बहुत सपोर्ट रहा। वहाँ मैंने देखा कि हॉस्टल में जो है वो जिंदगी को पास से देखने का मौका मिला। आपकी जो वर्तमान जो स्थिति है वो एक्चुअल स्थिति वहां जाके पता चलती है कि कितना संघर्ष है जीवन में। रूम के किराए का तो वहाँ टेंशन नहीं था, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या वहाँ खाने की आ गई थी। ऐसे दिन गए, महीने ऐसे गुजरे कि हमने दोनों टाइम खिचड़ी खाई है। और जब चावल भी खत्म हो जाते थे दोनों टाइम हमने दलिया खाया है। ऐसी स्थिति थी। और होशंगाबाद मां नर्मदा का तट है, वहाँ तो दिन के खाने का हमारा जुगाड़ जो है भंडारे से होता था, और शाम के खाने का बहुत सारे हॉस्टल में दोस्त रहते थे, तो किसी न किसी के पहचान में, जान पहचान में शादी रहती थी तो हम वहाँ चले जाते थे। आप मानोगे नहीं, हम शादी के भंडारे के खाने को इस तरह से खाते थे कि कोई भी देख के बता सकता था कि ये बाहर से लोग आए खैर, ये मैं संघर्ष को कभी ग्लोरीफाई नहीं करता, और मैंने अपने आप से भी कभी नहीं कहा कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों का जीवन ही ऐसा है। हमने कभी ऐसे लोग देखे ही नहीं जो बिल्कुल आराम से जीते हैं। हमारे जीवन ही कठिन है, तो हमको लगता ही नहीं था, हमको लगता था कि यही जीवन है, ऐसे ही जीते हैं। सबसे अच्छा तैयारी के दौरान
आज तक मैं बना हुआ हूँ इस तैयारी में, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है साईं एकेडमी को, ओम भैया को। वो वर्तमान में एसडीएम के पद पे कार्यरत हैं। उन्होंने जो माहौल वहाँ तैयार किया था, जो हमारे सीनियर्स हैं, अंकित भैया, सुमित भैया, नितेश भैया, ये सारे लोग मेरे अभी साथ में ही है, खुमान भाई, ऐसे लोगों ने जो माहौल वहाँ तैयार करके दिया था, इस तरह का इतना ओपन माहौल था कि हम तैयारी, ग्रुप डिस्कशन होता था, हम रात रात भर बैठे रहते थे, पढ़ाई की बातें करते थे, जीवन की बातें करते थे, प्री मेंस और बाकी एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से निकाले जाते हैं पेपर, वो सारी चीजें हम वहाँ करते थे। और एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं अभिषेक भाई, तो हम दोनों ने साथ में रह के ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस की है। हमको लगता था कि हम बातों ही बातों में पीएससी को बिल्कुल निकाल देंगे, और हमको लगता था कि हम पीएससी के सरदार खान और शहीद खान हैं। आज वो करके दिखा दिया। आज बिल्कुल करके दिखा दिया। अभिषेक भाई भी बिल्कुल रास्ते में है, पहुंचने वाले हैं। नोट्स के लिए परेशान हो रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चाहे आपको एमपीपीएससी, यूपीएससी का मेंस का चाहिए, प्री का चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए, रीजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है, वो भी घर बैठे। नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए। घर बैठे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इंदौर आपका कब शिफ्ट होना हुआ था और यहाँ का कैसा क्या रहा? क्या वहाँ से कुछ बदली चीजें, या फिर वहाँ से भी चीजें जो हैं आपके हाथ से बाहर थी? कोविड आते आते तक होशंगाबाद का माहौल कोविड के पहले तक सही था। पीएससी की 4-5 कोचिंगें थी और भी अन्य एग्जाम, पढ़ाई का माहौल अच्छा था। लेकिन कोविड के बाद जो है कोचिंगें पीएससी की लगभग सारी बंद हो गई। उसके बाद जो है पढ़ने वाले बच्चे भी लगभग लोग घर चले गए, कोई सेलेक्ट हो गया ऐसा। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि यहाँ रह के अब तैयारी, क्योंकि अकेले तैयारी करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है। अपने कॉलेज सेकेंड ईयर से या शायद फाइनल से मैं वहाँ भी पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वहाँ रहने का, होशंगाबाद में रहने का खर्चा पुराना था, तो मैं पढ़ाना शुरू कर दिया वनडे एग्जाम की तैयारी में। फिर मुझे लगा कि अब छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे थे, तो उनकी भी मदद मेरे तरफ से कुछ करना था। तो मैं सोचा कि इंदौर में जाके कहीं कुछ कंटेंट राइटिंग, कॉपी चेकिंग या पढ़ाने का कर लेंगे, तैयारी भी हो जाएगी, माहौल भी मिल जाएगा। तो इस पर्पज से मैं आया। तो निश्चित रूप से इसमें ललित मोहन भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका विशेष योगदान रहा इंदौर लाने में। तो हम इंदौर आए और जब देखा माहौल, तो यहाँ एक डीसी सर हैं, दिनेश चौधरी सर, उन्होंने मुझे मौका दिया ऑनलाइन पढ़ाने का। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे समय में काम दिया जब कहीं काम नहीं था। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी कोचिंगों में कंटेंट राइटिंग का काम किया है, कॉपी चेकिंग का काम किया है। तो इस तरह से साथ काम करते हुए मैंने अपनी तैयारी को साधा। मतलब फाइनेंशियल की दिक्कत शुरुआत से ही रही है आपके साथ में, कहीं ना कहीं चीज़ों को आगे बढ़ाने में, एमपीपीएससी में सिलेक्शन के लिए? फाइनेंस की तो ये समस्या थी कि लगभग साल में एक बार हम कपड़े लेते थे सारे घर वाले, और किसी की शादी है तो कपड़े लेवाएंगे। और जब हमारे पापा मंडी गेहूं बेचने या सोयाबीन बेचने जाते थे, तब ही घर में जो है सामान आता था और हमारे कपड़े लत्ते आते थे। और देखते, मुझे जूते जो स्पोर्ट्स के शूज है ना, वो देख के कुछ बच्चे पहनते थे तो मुझे देख के बहुत लगता था। आज भी कई बार मैं स्पोर्ट्स शूज पहनता हूँ तो मैं दिन भर पहने रहता हूँ, रात भर पहने रहता हूँ, कि वो मुझे वो लगता है कि यार मैं कितना अच्छा लग रहा है वो पहन के। तो मुझे देख के वो लगता था कि यार मतलब कितने अच्छे लगते हैं वो जूते। अब हम बात करते हैं प्री और मेंस और इंटरव्यू, है ना? आपका कौन सा जो है तीनों सेगमेंट में, प्री स्ट्रॉन्ग था या मेंस स्ट्रॉन्ग था या इंटरव्यू? मतलब क्या जा सकता है कि किसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा रहता था, क्या चीज अच्छा लगता था तीनों में से आपको? तो अर्जुन भाई, सबसे पहले जैसे छोटे शहर से अगर आप आते हैं तो वहाँ प्री निकाल लिया है आपने, तो आपको एसडीएम साहब बोलने लगते थे। तो हमारा सबसे पहले फोकस रहता था कि हम प्री निकालें। हमको मेंस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो क्योंकि प्री निकालने में आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलता था अगर आप छोटे शहर से आते हैं। तो मैंने अपनी फैक्चुअल उसको मजबूत किया और सबसे पहले हमने प्री की बहुत अच्छे से तैयारी की। तो उसका फायदा ये रहा आज तक कि मैं प्री में बहुत कम पढ़ता हूँ। उसके बाद भी 2020 के बाद को छोड़ दिया जाए तो लगभग 90 के आसपास मेरे नंबर हर बार रहते थे। 90 के आसपास? हाँ। और ये साईं एकेडमी में जो हम ग्रुप डिस्कशन करते थे सारे सीनियर्स के साथ, उसका ही फायदा है ये। और उसके बाद मेंस की मेरी स्ट्रेटेजी, तो मेंस में सबसे बड़ी मेरी गलती जो रही है कि मल्टीपल सोर्सेस होना, ये गलती है पहली। ठीक है। मैं नोट्स बनाने में बहुत डरता था कि समय बहुत लगेगा, दूसरी गलती। और तीसरी गलती आंसर राइटिंग में बचने की। तो ये 3 गलती अगर कोई बच्चा नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाएगा। इसीलिए मुझे इतना समय लगा, ठीक है। और तो फिर बाद में मैंने इन कमियों को जब पहचाना तो धीरे धीरे दूर कर लिया। आज मेरे पास जो कठिन सब्जेक्ट मुझे लगते हैं उनके नोट्स में बना चुका हूँ। आंसर राइटिंग बहुत करता था मैं। इंटरव्यू की तैयारी पे आते हैं। पीएससी की तैयारी में सबसे अच्छा कोई फेज होता है तो वो इंटरव्यू की तैयारी। इंटरव्यू की तैयारी कुछ बच्चे समझते हैं कि 1 महीने में हो जाती है, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू की तैयारी होती है आपके पहले दिन स्कूल जाने। जब आप पहली क्लास में स्कूल जाते हैं तब से आपकी इंटरव्यू की तैयारी शुरू होती है। मतलब आपके व्यक्तित्व का निर्माण है। आप 1 महीने में उसको बदल नहीं सकते। बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलें, तो लेकिन कोशिश करना है कि इंटरव्यू में झूठ ना बोले। हॉबी सही डालें या
जो डाल रहे हैं, किसी की नहीं होती है तो जो डाल रहे हैं उसको कम से कम 1 महीने तो परस्यू कर ही लें। फिर जो लिख रहे हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से तैयारी करें और कोशिश करें कि सही बोले ज्यादा से ज्यादा। सही है। हाँ, क्योंकि झूठ बोलते हैं वो इतने अनुभवी लोग रहते हैं, इतने अच्छे लोग रहते हैं कि वो आपको पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब आप जैसा है वैसा ही रहे वैसा तो ही ज्यादा बेहतर रहेगा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और नंबर भी आपको अच्छे ही मिलेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं प्री के बारे में आपसे पूछना चाह रहा था। प्री की अगर आप जो फॉलो किया था आपने, अगर अभी बात करें कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जो 24 वाला जो निकला है आपका, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही निकला है आपका, इसके अनुसार अगर सोर्स बताए। सबसे पहले मैं जो बेसिक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये किसी भी एक कोचिंग के जो आपको विश्वसनीय लगती है एक सोर्स ले लें। ठीक है। पहली चीज, करंट के लिए मध्य प्रदेश की घटना चक्र आती है जो इंदौर से ही निकलती है, 30-35 या 40 रुपए की आती है, उसको ले लें, हर महीने पढ़ें उसको। फिर एमपी के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक बहुत अच्छी है, अगर वो नहीं ले रहे थोड़ी सी मोटी पुस्तक है तथ्यवान की, उसको ले लें, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आईसीटी वाला पोर्शन है, या तो आप उसको परीक्षा धाम से कर लें या निर्माण से कर लें, दोनों ही बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। प्रीलिम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज होती है पीवाईक्यू। अगर आप बहुत मल्टीपल पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हैं, हम लोग ऐसा करते थे कि जितने भी हिंदी प्रदेश के हैं उन सारे के 2-2, 5-5 साल के प्री लगा लिया करते थे, और 1-2 साल के यूपीएससी के भी जो करंट एग्जाम में हो रहा है वो भी लगा लिया करते थे, ताकि एक टेंडेंसी पता चल जाती है कि एग्जाम करंट में किस तरह से सोच रहा है। तो आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो प्री आपका नहीं रुकेगा। अभी मैं अगले सेगमेंट में आपसे बात करूंगा जो भैया ने नोट्स वगैरह बनाए हैं या फिर टेस्ट कॉपी, जो भी बात हुई थी कि जैसे नोट्स इस टाइप से इन्होंने गलती की थी, वो आपको एक बार जरूर बताएंगे कि अगर नोट्स बनाना है आपको, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिएगा कैसे नोट्स बनाए। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे। एक चीज जो मैंने आपके अंदर देखी है, लगातार आप इतने टाइम तक लगे रहे, कहीं ना कहीं कभी तो कभी मन हुआ होगा कि नहीं अब बीएससी जो है छोड़ देना चाहिए। उस समय क्या दिमाग में आता था, क्या थॉट्स आते थे कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना है? सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे पास ठोस कारण था कि क्यों करना है। मेरी बहुत सामान्य आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति की कोई आपको भाव नहीं दे रहा, वो वाली स्थिति, तो ये मेरे पीछे कारण था। तीसरी चीज, माता पिता के सपने, और मुझे था कि अपने से कुछ करना है, वो चीज। अगर कोई बच्चा सुबह से वीडियो देख के मोटिवेट हो रहा है तो उसको कहूंगा कि उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास कारण नहीं है। जिसके पास एक ठोस कारण है कि उसको क्यों करना है, वो कर ले जाएगा, चाहे उसको समय लग जाए, लेकिन लग जाए, हो जाएगा। एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना है आपको, क्या सबसे जरूरी है? अनुभव का निर्माण नहीं कर सकते, आपको अनुभव को भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए एक छोटी सी कविता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे उतना प्रखर निकलता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगी, हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि हमारा कि सफलता का आपका असली राज क्या है एमपीपीएससी में? मां नर्मदा का आशीर्वाद, असीम विश्वास और कंटिन्यूटी। अगर एमपीपीएससी नहीं देते तो आज क्या करते हो, क्या कर रहे होते आज? बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन संभवतः गाँव में होते और खेती और मजदूरी कर रहे होते। पढ़ना कब अच्छा लगता है आपको, सुबह का समय या रात के समय? सुबह बहुत अच्छा लगता है मुझे। ओके, फेवरेट सब्जेक्ट आपका एमपीपीएससी में? फेवरेट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी। कोई इंस्पिरेशन, कोई रोल मॉडल आपके? सबसे पहले तो पिताजी हैं और माताजी, दोनों का संघर्ष बहुत करीब से देखा है। मेरी छोटी बहन है किरण, वो भी तैयारी कर रही है, उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, बहुत हार्ड वर्किंग है, एक वो है। और साथ ही अगर देखा जाए तो इस जर्नी में एक पी नरहरि साहब हैं, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है। आपका सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीजन क्या मानते हैं आप, हार्ड वर्क या फिर लक? मां नर्मदा की कृपा। हार्ड वर्क भी है? हार्ड वर्क तो है ही, दिख ही रहा है इतनी लंबी जर्नी में, हार्ड वर्क तो है, होता ही है। अच्छा, आपकी शादी वादी? शादी अभी नहीं है, करेंगे बहुत जल्दी। अंत में जो भी एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे कोई इस जर्नी से कि ये चीजें आपको नहीं करना चाहिए जो मैंने किया? छोटे उद्देश्य बहुत बड़े अपराध होते हैं, असफलता अपराध नहीं है, छोटे उद्देश्य बनाना अपराध है। डरना नहीं है, जीवन को पूरी तरह से जीना है। अपने पढ़ाई को जितना आप पढ़ सकें, 8, 9, 10 घंटे उसको पढ़ने के लिए रखें, बाकी समय जिंदा दिली के साथ जिए, बिना डरे जिए, अपनी हॉबी को परस्यू करें, बहुत सारे सोशल मीडिया के अलावा दोस्त बनाएं, और इस प्रकृति की हर चीज को प्रेम करें, भगवान के इस अस्तित्व को स्वीकार करें। कोई है जो हमारे अच्छे करने के लिए बैठा है, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी के साथ साथ पूरी दुनिया की कितनी भलाई हो सकती है, इसको सोचें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भैया। ठीक है, उम्मीद है सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि जितने भी आपके अभी तक चाहे इंटरव्यू वगैरह हो या फिर सेमिनार हुए, कुछ उनसे और कुछ नई चीजें मतलब अलग लगे, आपको काम की चीजें लगी। आपका कैसा क्या रहा अनुभव? बहुत अच्छा लगा अर्जुन भाई आपके साथ मिलके। ऑनेस्ट से बताना यार।
मैं तो उस दिन भी खुद से आया था तुम्हारे पास, आया था कि नहीं खुद से? हाँ तो ऑनेस्टली बता रहा था। हाँ अर्जुन भाई, आपकी जो हिंदी है वो मालवी मिक्स है, आती हाँ, है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप जिस तरह से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है कि जिस क्षेत्र से हम बिलोंग करते हैं वो चीज हमारे अंदर जाती, मतलब आती ही आती है, जाती ही नहीं। ये पता नहीं आप और- अच्छा समझे या क्या समझे इस चीज को, पर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कुछ टोन बदलूं, पर वो बदल ही नहीं पाता हूँ। हम अपनी जड़ों को क्यों छोड़ें? ये भी सही। हम बहुत गौरव के साथ जिस गांव से हैं, जिस जगह से हैं, जिस क्षेत्र के साथ से हैं, वो चीजें एक्सप्रेस करना ही चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं और किसी अगले पॉडकास्ट में शानदार जीत के साथ में। आपका इंतजार रहेगा एक और पॉडकास्ट का हमें बहुत और बहुत हमारी धन्यवाद। ऑडियंस को भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो हमारा साथ में देख सकते हैं। पूरा टीम बैठी हुई है, मतलब भैया के साथ वाले भी जो मित्र हैं उनके, वो लोग भी बैठे हुए हैं। हमारी बढ़िया। टीम के मेंबर से बोलना चाहूंगा कि एक बार जो भैया के दोस्त मित्रगण है, जो हमारी टीम है, मतलब टीम बोल सकते हैं, साथी बोल सकते हैं, इनके साथ में आए थे, तो वो लोग भी सब सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके साथ ही थे। इनका भी कहीं ना कहीं भैया की जर्नी में सहयोग रहा है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन भैया भी जानते होंगे कि कितना क्या सहयोग रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, ठीक है भैया? अंधेरा भी हो चुका है, विदा लेते हैं आपसे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जरूर जुड़िए। कोशिश थी हमारी कि अभी तक स्टूडियो में शूट करते, थोड़ा सा बाहर कुछ नया दिखाया जाए आपको, थोड़ा सा नेचुरल लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। एक जो चीज़ वापस से मेंशन करना चाहूँगा, ये टेस्ट कॉपी वगैरह रखिए, जो अगला इसके बाद सेगमेंट आएगा उसमें आपको दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स के लिए परेशान हो रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चाहे आपको एमपीपीएससी यूपीएससी का मेंस का चाहिए, प्री का चाहिए या टेस्ट सीट चाहिए, रीजनेबल प्राइस में आपको मिलने वाला है, वो भी घर बैठे। नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप वो सब पैसेज करिए, जो भी रिक्वायरमेंट है वो बताइए। घर बैठे आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज अवेलेबल हो जाएगी।